तो आज हम ब्याज दरों की कह सकते हैं पेचीदा दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ नंबर नहीं है, हमारी बचत, हमारे लोन और यहाँ तक कि पूरी अर्थव्यवस्था सब इनसे जुड़ी हैं। बिल्कुल। और हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत भी हैं इस पर। तो चलिए शुरू करते हैं पड़ताल। जरूर। देखिए, ब्याज दर अगर बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये पैसा उधार लेने या देने की कीमत है, सीधी सी बात। बैंक जब लोन देता है तो ब्याज लेता है, हम पैसा जमा करते हैं तो हमें ब्याज मिलता है। ठीक है। और ये दरें, जैसा आपने कहा, अर्थव्यवस्था की सेहत का एक बहुत जरूरी इंडिकेटर हैं। स्रोतों में भी ये बात बार बार आई है। हाँ, और स्रोतों को देखते हुए सबसे पहले जो बात ध्यान में आती है वो है ब्याज की किस्म। जी। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इनका फर्क समझना कितना जरूरी है ना? बहुत ज्यादा जरूरी है। साधारण ब्याज वो तो नाम से ही जाहिर है, सिंपल है। ये सिर्फ आपके शुरुआती मूलधन पर लगता है। अच्छा। जैसे मान लीजिए 10,000 रुपए जमा किए, 10% साधारण ब्याज पर, तो आपको हर साल कितने मिलेंगे? 1,000। हाँ बिल्कुल, हर साल 1,000 रुपए ही, चाहे 2 साल हो या 10 साल। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की कहानी तो बिल्कुल अलग है। हाँ वही तो, वहाँ खेल बदल जाता है। उसमें ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। एग्जैक्टली, ब्याज पर ब्याज। मतलब पहले साल का जो ब्याज है वो मूलधन में जुड़ जाएगा। अच्छा। और फिर अगले साल उस बढ़े हुए अमाउंट पर ब्याज मिलेगा। तो जैसे वो 10,000 वाला उदाहरण था, 10% चक्रवृद्धि पर 2 साल में। हाँ, तो उसमें 2,100 रुपए ब्याज बन जाता है। ओ। साधारण वाले से 100 रुपए ज्यादा। जी। और ये तो सिर्फ 2 साल की बात है। ये अंतर शुरू में छोटा लगता है, पर सोचिए 15-20 साल में। हाँ, ये बहुत बड़ा हो सकता है। बिल्कुल। और फिर फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट्स भी हैं, जिनका जिक्र जरूरी है। हाँ, बताइए उनके बारे में। फिक्स्ड रेट मतलब लोन की पूरी अवधि के लिए ब्याज दर तय हो गई। मतलब कोई बदलाव नहीं। कोई बदलाव नहीं, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। और फ्लोटिंग? फ्लोटिंग रेट वो बाजार के हिसाब से बदलती रहती है, जैसे आरबीआई रेपो रेट बदलता है या दूसरे मार्केट फैक्टर्स। तो आपकी ब्याज दर भी ऊपर नीचे हो सकती है। ये होम लोन जैसे लंबे कर्जों में काफी आम है। अच्छा, यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। ये दरें आखिर तय कैसे होती हैं? मतलब कौन तय करता है कि रेट क्या होगा? आरबीआई का नाम तो बार बार आता है। हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई और उसकी मौद्रिक नीति, यह सबसे बड़ा फैक्टर है। ओके। खासकर रेपो रेट। रेपो रेट वो दर है जिस पर बैंक आरबीआई से बहुत कम समय के लिए कर्ज लेते हैं। हाँ। तो जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है, बैंकों के लिए पैसा लेना महंगा हो जाता है। तो वो भी लोन महंगा कर देते हैं। बिल्कुल, वो अपना बढ़ा हुआ कॉस्ट आगे पास कर देते हैं। और जब आरबीआई रेट घटाता है तो लोन सस्ते होने की उम्मीद होती है। और महंगाई का क्या रोल है इसमें? इन्फ्लेशन? हाँ, महंगाई यानी मुद्रास्फीति, उसका भी सीधा कनेक्शन है। कैसे? देखिए, अगर महंगाई बहुत ज्यादा है तो आरबीआई अक्सर ब्याज दरें बढ़ा देता है। क्यों? ताकि लोगों के हाथ में पैसा थोड़ा कम हो, वो खर्च कम करें, बचत ज्यादा। इससे चीजों की डिमांड घटती है और कीमतें कंट्रोल में आने लगती हैं। अच्छा, ये लॉजिक है। लेकिन ये हमेशा इतना सीधा भी नहीं होता। स्रोतों में ये भी कहा गया है कि आरबीआई को इकोनॉमी की ग्रोथ भी देखनी पड़ती है। मतलब संतुलन बनाना पड़ता है। एकदम। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि महंगाई ज्यादा हो लेकिन अर्थव्यवस्था सुस्त हो। हाँ। तो शायद आरबीआई दरें ना बढ़ाए ताकि ग्रोथ को सपोर्ट मिले। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। तो मतलब आरबीआई की पॉलिसी, महंगाई, इकोनॉमिक ग्रोथ और शायद बैंकों का अपना रिस्क असेसमेंट भी, जैसे क्रेडिट स्कोर वगैरह। हाँ बिल्कुल, बैंक ये भी देखता है कि लोन लेने वाला कितना भरोसेमंद है। जिसका क्रेडिट स्कोर यानी सिबिल स्कोर अच्छा है, उसे शायद कम रेट पर लोन मिल जाए। ये सारे फैक्टर्स मिलकर तय करते हैं कि आखिर ब्याज दर क्या होगी। और इसीलिए ये सब जानना जरूरी है, क्योंकि इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। सीधा असर। होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, यहाँ तक कि हमारी एफडी और पीपीएफ पर जो रिटर्न मिलता है वो भी तो इसी से तय होता है। बिल्कुल सही, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। एक और चीज थी स्रोतों में, नॉमिनल और इफेक्टिव ब्याज दर। ये क्या है? थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। हाँ, ये समझना जरूरी है, खासकर जब आप अलग अलग लोन या इन्वेस्टमेंट की तुलना कर रहे हों। बताइए। नॉमिनल दर वो है जो आमतौर पर बताई जाती है, मान लीजिए 12% सालाना। ठीक है। लेकिन अगर ब्याज हर महीने जोड़ा जा रहा है, यानी मंथली कंपाउंडिंग हो रही है, हाँ, तो साल के आखिर में आपको असल में 12% से थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आपको ब्याज पर भी ब्याज मिल रहा है हर महीने। ओह अच्छा। इसी असल रिटर्न रेट को इफेक्टिव यानी प्रभावी दर कहते हैं,
जो इस केस में शायद 12.68% के आसपास होगी। तो हमेशा इफेक्टिव रेट देखनी चाहिए। हाँ, तुलना करते समय हमेशा इफेक्टिव रेट पर ध्यान देना चाहिए, चाहे लोन ले रहे हो या निवेश कर रहे हो। ठीक है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तो इन सब जानकारियों का निचोड़ क्या निकलता है? कोई इन्हें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में कैसे इस्तेमाल करे? कुछ टिप्स? हाँ, स्रोतों से कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। 3 खास बातें कह सकते हैं। बताइए। पहला, अपनी बचत को स्मार्टली इन्वेस्ट करें। सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पैसा ना रखें। एफडी, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड जैसे ऑप्शंस देखें जहां बेहतर मतलब इफेक्टिव ब्याज दर मिल सके। ठीक है। दूसरा, लोन लेते समय थोड़ी मेहनत करें। होमवर्क जरूरी है। मतलब अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरें कंपेयर करें। सिर्फ रेट ही नहीं, प्रोसेसिंग फीस, दूसरी शर्तें, ये सब देखें। और फिक्स्ड बनाम फ्लोटिंग का फैसला सोच समझ कर करें अपनी स्थिति के हिसाब से। सही बात है। और तीसरा, अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा बनाए रखें। हाँ, ये पहले भी बात हुई थी। जी, अच्छा स्कोर होगा तो कम ब्याज दर पर लोन मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। इससे लंबे समय में हजारों लाखों रुपए बच सकते हैं। तो ये 3 मुख्य बातें हैं। हाँ, बेहतर निवेश, सोच समझकर लोन लेना और अच्छा क्रेडिट स्कोर, ये सब बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा हैं। तो संक्षेप में कहें तो हमने समझा कि ब्याज दरें क्या हैं, उनके प्रकार जैसे साधारण और चक्रवर्ती, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। जी। फिर हमने देखा कि आरबीआई की नीतियों, महंगाई, ग्रोथ जैसे कारक इन्हें कैसे प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। और नॉमिनल बनाम इफेक्टिव रेट्स का जरूरी अंतर भी समझा। और ये सब हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ा है, लोन से लेकर बचत तक। सही कहा। सबसे जरूरी बात यह है कि ब्याज दरों की ये समझ हमें पैसे के बारे में ज्यादा जानकारी के साथ बेहतर फैसले लेने में मदद करती है। चाहे वो बचत हो, निवेश हो या फिर कर्ज लेना हो, ये सिर्फ नंबर नहीं है, यह हमारी आर्थिक भलाई की नींव है एक तरह से। बिल्कुल। और अब जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, हमने चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत की बात की थी, जैसे ब्याज पर ब्याज जोड़ता है ना? हाँ। तो जरा सोचिए, अगर आप लंबी अवधि के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, मान लीजिए रिटायरमेंट के लिए 20 साल, 30 साल, तो ब्याज दर में सिर्फ 1% या 2% का छोटा सा दिखने वाला फर्क आपकी फाइनल जमा पूंजी पर कितना बड़ा मतलब लाखों का अंतर ला सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।